गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रोमी नरवाल। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सीटेट का टॉपिक, जो कि रहेगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आज की क्लास हमारी मैराथन क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लेके चल रहे हैं। कोई भी टॉपिक है वो स्किप नहीं करेंगे। जितना भी आपकी सीटेट के सिलेबस में दिया गया है, सारे के सारे टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो लास्ट तक बने रहिएगा। सो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए CDP, जिसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की गई है, तो हम सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही लेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। ये आपका जो सिलेबस है उसके अंदर भी सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही टॉपिक दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होते क्या हैं। क्या ये दोनों की दोनों टर्म एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, या इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है? तो देखिए, जो आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो एक नहीं है। दोनों आपकी डिफरेंट टर्म हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। जो आपका डेवलपमेंट है वो तो आपकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब आपकी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो एक मैच्योरिटी आने के बाद वो रुक जाती है, ठीक है। लेकिन आपकी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो क्या है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। सतत का अर्थ होता है कि आपकी कंटिन्यूसली चलती है, ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है वो आपका क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है। मतलब गुणात्मक भी होगा और मात्रात्मक भी होगा। लेकिन जो आपकी ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मात्रात्मक होती है। पहले हम इन दोनों के मीनिंग को समझ लेते हैं, और जब हम इन दोनों के मीनिंग को क्लियर कर लेंगे तब हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे। तो देखिए, जो वृद्धि होती है वो एक मैच्योरिटी आने के बाद रुक जाती है, ठीक है। जैसे एक बच्चा है, जन्म होता है उसका, मैच्योरिटी क्या है कि आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है उससे ज़्यादा रिलेट करते हैं कि बच्चे का किस तरह से हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, ठीक है। और जब बच्चा 20-25 एडोलसेंस की एज तक आता है तो उसकी क्या है, मतलब परिपक्वता उसके अंदर आ जाती है। तो उस टाइम पे उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। उसकी हाइट है वो फिक्स हो जाती है, उसका वेट तो चलो ठीक है, चेंज होता रहता है, लेकिन मोस्टली हम क्या है कि हाइट वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट क्या है कि आप जब बच्चा कंसीव होता है तब से बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और वो जब तक कि उसकी डेथ नहीं होती तब तक कंटिन्यूसली चलता है। तो हम इसको वॉर्म टू टॉम्ब भी बोलते हैं। ये डेवलपमेंट है माँ के गर्भ से शुरू होकर जो कब्र है, कब्र तक जाता है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है, लेकिन जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत ही एक नैरो टर्म है। अब देखिए कि जो हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की, कि गुणात्मक परिवर्तन क्या है और मात्रात्मक परिवर्तन क्या है। गुणात्मक परिवर्तन तो क्या होंगे कि जहाँ पर आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता, मतलब कुछ भी करने की आपकी योग्यता, एबिलिटी टू डू समथिंग, या आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो आपकी गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज है। लेकिन मात्रात्मक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी हाइट की बात की जा रही है, वेट की बात कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कर ही चुके हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट है उसके डोमेन की, कि जो विकास है, विकास के अंदर कौन कौन से डोमेन हैं वो शामिल होते हैं। तो उसके अंदर होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब आपका शारीरिक विकास, जो कि आपकी हाइट वेट से रिलेटेड होगा फिजिकली। सेकंड है आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। यह आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, आपकी नॉलेज से रिलेटेड है। मतलब मेन चीज़ इसके अंदर क्या है कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कितनी अच्छी है, ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, वो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके अंदर काउंट होता है। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या आएगा कि आप आपके आस पड़ोस में किस तरह से रहते हैं, आप बड़ों को किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से आप डिसिप्लिन में रहते हैं, स्कूल में आपका व्यवहार कैसा है, घर में आप किस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा आता है आपका सोशल डेवलपमेंट में। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास बोलते हैं, कि आपका इमोशंस, यहाँ पर आपके फीलिंग्स की बात की जाती है, आपको गुस्सा जल्दी आता है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं। इसके बाद देखिए जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसमें हम बात कर चुके हैं कि आपके हाइट, वेट, साइज़, शेप, इन चीज़ों की बात रहेगी।
इसके बाद है मोटर डेवलपमेंट। देखिए मोटर डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट तो कोई व्यक्ति है, दिखने में उसकी हाइट वेट वगैरह कैसा है, ठीक है। लेकिन मोटर डेवलपमेंट में क्या है कि उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, ठीक है। तो जो उसकी कार्य करने की क्षमता है वो हम मोटर डेवलपमेंट के अंदर काउंट करते हैं। मतलब इसके अंदर हम ले सकते हैं उसकी स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसिशन। तो मोटर डेवलपमेंट के अंदर हम मोस्ट ऑफ 2 चीज़ें काउंट करके चलते हैं। एक होता है आपका ग्रॉस डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल्स, और एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस तो कौन सी होती हैं, जहाँ पर आपकी जो आप सिंपल सी भाषा में समझिए, ग्रॉस का अर्थ होता है बिग, कि जो आपकी बड़ी मांसपेशियाँ मतलब आपके घुटने, आपके हाथ पैर, उनके कार्य करने की क्षमता कितनी है। फाइन मोटर मतलब छोटी, स्मॉल, ठीक है। स्मॉल मतलब आपकी सेंसरी, आपकी आइज़ की कैपेसिटी, मतलब जो छोटी, फाइन का अर्थ होता है छोटी मांसपेशियाँ। तो हम यहाँ पर इन जो मोटर डेवलपमेंट है इसको 2 में काउंट कर दिया गया है, ग्रॉस मोटर में और फाइन मोटर में। तो ग्रॉस मोटर है, ग्रॉस मोटर में देखिए हमारी बड़ी मसल्स आती हैं, जैसे कि हमारी आर्म्स होगी, हमारी लेग्स होगी। तो इनके थ्रू ग्रॉस मोटर में हमारी स्किल्स कौन सी देखी जाएंगी, कि हम कितनी जल्दी, बच्चा कितनी जल्दी खड़ा होता है, कितना जल्दी दौड़ना सीखता है, कितना जल्दी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है, ठीक है। ये सारी की सारी आ जाएंगी आपकी ग्रॉस में। लेकिन दूसरे केस में जब हम बात करते हैं फाइन मोटर की, मतलब सूक्ष्म छोटी मांसपेशियों की बात करते हैं, जैसे कि आपकी आँखों की मांसपेशियाँ, हाथों की मसल्स की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या रहेगा कि उंगली और या अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, ठीक है, या फिर ड्राइंग, पेंटिंग, मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बारीक चीज़ों की। तो ये है आपकी मोटर डेवलपमेंट में। इसके बाद आता है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम तर्क की, मेमोराइजेशन की, किसी की याद करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है, या इमेजिनेशन की, किसी के अंदर भाषा विकास की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे संज्ञान का अर्थ क्या है, दिमाग, यहाँ बोल सकते हैं बौद्धिक क्षमताओं का विकास। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट में हमारे ब्रेन का विकास कितना हो रखा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रिलेट करती है कोग्निटिव डेवलपमेंट से, जिसको हिंदी में हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सोचना, थिंकिंग, हमारी तर्क करने की शक्ति, लॉजिकल, मेमोराइजेशन, आपकी इमेजिनेशन, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर रहेंगी। इसके अलावा जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो हमारा ब्रेन है ना, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका लेफ़्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। जो साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमें श्वास सिर्फ एक ही नासिका से आता है, या तो दाई की साइड से आएगा या फिर बाई वाली नासिका। एक टाइम पे एक ही नासिका है वो एक्टिव होती है। तो ये बोला जाता है कि अगर आपकी राइट साइड की नासिका से आपको श्वास आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका राइट ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। अगर आपको लेफ़्ट साइड की नासिका से श्वास आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आपका जो लेफ़्ट ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव है। तो जो राइट ब्रेन है उसको रिलेट किया गया है आपकी क्रिएटिविटी से, लेकिन जबकि जो लेफ़्ट ब्रेन है उसको लॉजिकल, कि अगर आप राइट ब्रेन अगर आपका एक्टिव है तो उस टाइम पे आपके क्या ड्राइंग, म्यूज़िक, डांसर, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी राइट ब्रेन है, क्रिएटिविटी के अंदर जाती है। जबकि जो साइंस, मैथ हैं, लैंग्वेज हैं, वो सारी की सारी आपकी लेफ़्ट ब्रेन के एक्टिविटी के अंदर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट की, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बच्चे का समाज के प्रति कैसा व्यवहार है, किस तरह से उसका रहन सहन है, वह बच्चों के साथ किस तरह से घुल मिल कर रहता है, बड़ों को किस तरह से रिस्पेक्ट देता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आती हैं सोशल डेवलपमेंट में। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग मतलब बच्चा सीखता है कि किस तरह से उसको रहना है। अडेप्टिंग, वैल्यूइंग मतलब आपके मूल्य हैं, जो आपका कल्चर है उसको किस तरह से बच्चा अडेप्ट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं आपकी सोशल डेवलपमेंट में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि जहाँ पर आपके इमोशंस की बात की जाती है, आपकी फीलिंग्स की बात की जाती है, आपका एंगर है, आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, या आपकी सहन शक्ति कितनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा ग्रोथ। जैसे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में हम कर चुके हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं हम ग्रोथ की। अब जैसे ये डेवलपमेंट थे सारे के सारे, क्वालिटेटिव चेंज की बात की थी हमने सब में, लेकिन जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ के अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक जो चेंज है उसकी बात की जाती है।
तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है, काफ़ी चौड़ी टर्म है, लेकिन जबकि जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है वो काफ़ी नैरो टर्म है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो ग्रोथ है, इसमें देखिए कि यह विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये हमारा विकास है तो ग्रोथ इसके अंदर ही कहीं पे शामिल होता है। हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ है वो हमारा डेवलपमेंट के अंदर काउंट होता है। ठीक है, ग्रोथ क्या है कि हमारी एक मैच्योरिटी है, एक परिपक्वता है, वहाँ तक आने तक सीमित हो जाती है, इसके बाद रुक जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब एक मैच्योरिटी अटेन होने के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, इसका अर्थ क्या है कि जो हमारी ग्रोथ है वो हेरिडिटी, अनुवांशिकता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अनुवांशिकता, हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी आपकी ग्रोथ से रिलेट करती है कि जिसके अंदर जो चाइल्ड है उसकी ग्रोथ का हम पहले से भी अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पेरेंट्स काफ़ी टोल हैं तो बच्चा भी काफ़ी टोल हो सकता है। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है कि जो बच्चे को गुण अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं उनको हम हेरिडिटी में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ है आपकी क्या क्वांटिटेटिव चेंज के ऊपर डिपेंड करती है टोटली, इसके अंदर किसी भी तरह की क्वालिटेटिव चेंज की बात नहीं की जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि एक समय पर वृद्धि रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है वो आपका वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक चलने वाली एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको हम आगे जब इनका कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वृद्धि और विकास। तो देखिए वृद्धि है वो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक है, इसके अंदर किसी भी तरह की गुणात्मक परिवर्तन की बात नहीं की जाती, जबकि जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका गुणात्मक भी होता है, गुणात्मक भी है आपका, और साथ में परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों होता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। इसके बाद जो सेकंड है कि वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, मतलब जहाँ पर हम फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं कि हमारी जो वृद्धि है वो फिजिकल चेंज से रिलेटेड है, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट है उसके अंदर आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, आपका मोटर डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट इंक्लूड होते हैं जिसके अंदर हम गुणात्मक चेंज की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हम किसी की हाइट कितनी है हम पर्टिकुलर उसमें बता सकते हैं, किसी का वेट कितना है हम एग्जैक्ट मात्रा में बता सकते हैं, लेकिन किसी के डेवलपमेंट को मापना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी को सपोज कीजिए कोई बच्चा एज उसकी कम है, लेकिन हो सकता है कि उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। हो सकता है कि एक 6th क्लास का बच्चा 8th क्लास की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, तो उसकी डेवलपमेंट है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है कि इसके अंदर हम संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है आपकी ग्रोथ के अंदर, और एक समय के बाद ये रुक जाते हैं, जैसे कि ये आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। अगर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या आपका कंटिन्यूस चलता है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब जैसे डेवलपमेंट की जब हमने इतनी बात कर ही ली है कि काफ़ी एक ब्रॉड टर्म है, तो डेवलपमेंट को डीप में समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि डेवलपमेंट है उसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, डेवलपमेंट है उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब हम डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टेजेस, अब जब आप देखोगे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट है उसको डिवाइड किया हुआ है, तो हम जो मेन क्लासिफिकेशन है उसको लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 4 स्टेजेस हैं उसके अंदर इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इन्फेसी जिसको हम शैशव अवस्था बोलते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष बच्चा जन्म लेता है उस टाइम से लेकर 2 वर्ष का होता है तब तक की जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसको हम इन्फेसी शैशव अवस्था बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक यानी पूर्व बाल्यावस्था। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक रहेगी, और इसके बाद एडोलसेंस किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। 4 क्लासिफिकेशन की गई हैं इसमें। इसके बाद हम हर एक स्टेज का, जैसे इन्फेसी है, इन्फेसी स्टेज में बच्चे की एज क्या है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शैशव अवस्था है उसको लेके चलते हैं, जिसको कि हम इन्फेसी बोलते हैं। सबसे पहले तो हम इसका टाइम पीरियड है हमें याद करना है कि 0 से 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है कि आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या फिर आपने कभी ना कभी छोटे बच्चों से इंटरेक्ट किया होगा, तो जब बच्चा 0 से 2 वर्ष तक की उसकी उम्र होती है तो उसको कुछ भी लॉजिकल चीज़ें तो समझ में आएगी नहीं, तो उसको क्या उस टाइम पे उसकी जो सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो टोटली उसकी सेंसरी ज्ञानेंद्रियों पे डिपेंड होती है कि वो क्या देख रहा है, उसी को कॉपी कर लेगा, जिस तरह से उसके घर का इन्वायरमेंट होगा वो उसी तरह से चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। तो उस टाइम पे जो गेटवे ऑफ नॉलेज होता है बच्चे का इन्फेसी स्टेज में, वो उसकी सेंसेस होती है। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज इन इन्फेसी स्टेज, ठीक है। इसके अलावा जब हम मोटर एक्शन की बात करते हैं कि बच्चा क्या है कि करके सीखेगा, जैसे अगर घर में 2 बच्चे हैं तो जो छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा जैसे कर रहा है उसी को एज इट इज़ फॉलो करेगा, उसी की कॉपी करेगा, ठीक है। तो मोटर एक्शन क्या होता है कि कुछ ना कुछ करके सीखता है। इसके अलावा सेंसिटिव पीरियड, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चा क्या है सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञानेंद्रियों से देखता है। अगर कुछ भी वो गलत देखता है तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो गलत ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर सोचने और समझने की तर्क शक्ति नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट है सबसे फास्ट होता है आपकी इन्फेसी स्टेज में। ये चीज़ हमें याद रखने की कुछ पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो जो ज्ञान कहाँ से लेता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेंद्रियों से लेता है। पीरियड आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है सबसे फास्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। इसको हम बोलते हैं 2 से 6 वर्ष तक टाइम पीरियड हमारा रहेगा, 2 से 6 वर्ष तक। इसी को हम टॉय एज भी बोल देते हैं, क्योंकि बच्चों को खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इस एज में, और वो जब भी कहीं से मार्केट से गुजर रहे होते हैं तो कोई भी टॉय की दुकान ऐसी नहीं जाने देते कि वो वहाँ से कोई टॉय ना लेके आएंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है सबसे फास्ट होता है, क्योंकि बच्चा क्या है सबसे ज़्यादा जो कैप्चर करने की शक्ति होती है बच्चे की वो इसी एज में होती है, और जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड जो एज है इसके अंदर होता है। बच्चा और क्या करता है, बच्चा नकल करना सीखता है, इमिटेशन, कॉपी करता है, एज इट इज़ कॉपी। अगर आप बच्चे को किसी वे में डांट रहे हैं तो अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपको वो बैक उसी वे में डांटेंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसके बाद क्या है कि भाषा के विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था संवेदनशील, मतलब ये हम कर ही चुके हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है आपका इसमें, और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ इसमें सोशलाइजेशन, क्योंकि बच्चे क्या है बाहर दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं तो सोशल डेवलपमेंट भी आपका इस एज में होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। टाइम जो एज का पीरियड रहेगा वो रहेगा 6 से 12, और इसको हम बोलते हैं गैंग एज, क्योंकि बच्चा क्या है कि बाहर अपने फ्रेंड्स है टोली बनाना शुरू कर देता है। टोली अवस्था भी हम जिसको बोलते हैं गैंग एज। वो हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड थी हमारी टॉय एज थी, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी प्ले एज भी बोल सकते हैं हम इसको, गेम एज। बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। एलिमेंट्री स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, ये सारी चीज़ें ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट तो उनका कंटिन्यू रहेगा ही, क्योंकि जब तक कि वो एडोलसेंस की एज तक नहीं पहुंच जाते, मैच्योरिटी नहीं आती, तब तक फिजिकल डेवलपमेंट तो उनका कंटिन्यू रहेगा ही, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होने लग जाता है, क्योंकि बच्चा बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, उनके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, तो सिंपल सी बात उनका मोटर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। ये कुछ और स्टेज हैं जैसे कि आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये आपकी एरिक एरिक्सन ने एक स्टेज बताई है कि इसके अंदर क्या है कि बच्चा किस तरह से एक तो ग्रुप में रहता है, अगर किसी भी वजह से उसको डिसअपॉइंट मिलती है किसी चीज़ से तो किस तरह से वो इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आती है इस एज में बच्चों को। तो मोस्टली क्या बोला जाता है कि जब बच्चा आपका लेटर चाइल्डहुड में होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए उसको हमें पॉजिटिव वे में समझाने की, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है किशोरावस्था, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, इसको हम गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं, इसको हम स्टॉर्म एज भी बोलते हैं, तूफान की अवस्था, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। इसके अंदर लीडरशिप आ जाती है बच्चे की, क्योंकि बच्चों को क्या रहता है कि मैं लीडर हूँ, गैंग जो बनाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ये चीज़ इसके हम या बोल सकते हैं कि डिलिमिटेशन भी बोल सकते हैं कि लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, कि बच्चों की जो इमोशन है मतलब आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे के अंदर जो सोचने समझने की जो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझने की इतनी शक्ति नहीं होती, मतलब हम बोल सकते हैं कि सहन शक्ति नहीं होती, ठीक है। तो किशोरावस्था के अंदर ये रहेगा। और क्या चीज़ है, थोड़ा सा अहम की भावना आ जाती है बच्चों के अंदर कि मैं हूँ तो जो मैंने बोला है वही ठीक है। बच्चे पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, इनफैक्ट वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, ठीक है। तो ये थी हमारी किशोरावस्था। तो अब हम इनके बीच में एक थोड़ी सी ब्रिज का क्या काम करेगी। देखो, सबसे पहले हमारे पास है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से एडल्टहुड। एडल्टहुड कौन सी रहेगी, आपकी 18 वर्ष तक एडोलसेंस थी, इसके बाद की जो एज स्टार्ट होती है वो आपकी एडल्टहुड होती है, ठीक है। तो जो एडोलसेंस है वो आपकी इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का कार्य करेगी, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेचर एंड नर्चर, मतलब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ से एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके सीटेट के अंदर कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो वो पूछ लेते हैं कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट होता है या हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट होता है या हेरिडिटी डिवाइड बाय इन्वायरमेंट होता है या हेरिडिटी मल्टीप्लिकेशन बाय इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है कि आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है ना, डेवलपमेंट के अंदर बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के अंदर दोनों का इक्वल रोल होता है। ठीक है, तो इक्वल रोल होता है, तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन बनता है ना वो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट वाला होता है। तो ये इक्वेशन आपकी ठीक रहती है। जब भी आपका अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट वाला ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, तो हेरिडिटी है उसी को हम नेचर भी बोलते हैं, नेचर से रिलेटेड है। लेकिन जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक होती है। इसका नेचर की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, हेरिडिटी का नेचर स्टैटिक है, जबकि जो इन्वायरमेंट चेंज रहता है बच्चे का। अगर स्कूल में है वहाँ पर अलग इन्वायरमेंट बच्चे को देखने को मिलता है, घर पे आता है वहाँ पर उसको अलग इन्वायरमेंट, मतलब क्या है कि डायनेमिक, परिवर्तनशील है इन्वायरमेंट। जब वो बाहर बच्चों अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है तो वहाँ पर उसका इन्वायरमेंट है वो अलग होता है। ठीक है, तो जो हेरिडिटी है वो फिक्स होती है, जबकि जो इन्वायरमेंट है आपका वो परिवर्तनशील होता है। अब इसके हम प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इतना हमने पढ़ लिया डेवलपमेंट के अंदर, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो सिंपल सी है बात है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद सिक्वेंसली होता है, कि जो आपका डेवलपमेंट है वो सिक्वेंसली होता है, ऑर्डरली होता है। अब कैसे, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे उसको सिर्फ और सिर्फ सकिंग आती है। दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सबको सिर्फ सकिंग आती है, वो अपना अंगूठा या अपनी अंगुली है जो हाथ की फिंगर है, सिर्फ उनको चूसना आता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं वो हाथ पैर मारना सीखते हैं, फिर वो गर्दन को हिलाना सीखते हैं, वो वॉइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना सीखते हैं। ठीक है, फिर क्या बैठना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखते हैं। तो दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सब सेम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, मतलब सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट है ना वो ऑर्डरली होता है, सिक्वेंशियल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, कि हर एक पर्सन में जो डेवलपमेंट की रेट, यहाँ पर विकास की दर की बात की जा रही है, ना कि सीक्वेंस की। ठीक है, तो जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस भी बोलते हैं, कि किसी बच्चे में सीखने की जो क्षमता है वो जल्दी विकसित हो जाती है, कि कोई बच्चा लेट सीखता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक जाता है, कि कोई भी बच्चा है सबसे पहले जो भारी तौर से कोई भी चीज़ है उसको सीखता है, इसके बाद जो उसकी जो मेन पॉइंट्स है उसकी तरफ जाता है। ठीक है, तो आपका जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट के अंदर, और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को भी मिलेगा। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसकी हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है आपका। ठीक है, ना कि हेरिडिटी प्लस, ना माइनस, ना सब्ट्रैक्शन, ना ही डिवीज़न। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद क्या है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल है, मतलब उसका हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। पूर्व अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि कोई बच्चा है कुछ भी क्रिएटिव एक्टिविटी अगर करता है घर पे, तो क्या है कि हम उसको देख के बोल सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई बच्चा है कॉपी पेन के अंदर उसको काफ़ी इंटरेस्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि बड़ा होकर ऑफिसर बनेगा। किसी को गेम पसंद है तो हम क्या है कि हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल थे। इसके अलावा जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, तो आपका जो डेवलपमेंट है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है आपका लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल भी बोल सकते हैं, सिफेलोकोडल बोलते हैं जिसको, या हम प्रॉक्सिमोडल, मतलब नियरर टू फारर। जो आपका सिफेलोकोडल है ये होता है आपका सिर से पैर, मतलब आपका ऊपर से आपका नीचे। ठीक है, सिर से पैर की तरफ जाता है आपका। लेकिन जो आपका प्रॉक्सिमोडल है ये आपका इंटरनल टू एक्सटर्नल, मतलब पास से दूर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी दो टाइप की डायरेक्शन होती है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। एक तो होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत या सिफेलोकोडल, या फिर आप इस दूसरा बोल सकते हैं प्रॉक्सिमोडल, नियरर टू फारर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा सिर से पैर की तरफ जाता है और कौन सा आपका नियरर टू फार की तरफ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। कर लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि हर एक व्यक्ति के, हर एक पर्सन के या बच्चे की सीखने की जो क्षमता होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है,
तो इंडिविजुअल डिफरेंस में बस यही है बताया गया है कि हमारे जो सीखने के स्तर हैं, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो किस किस बेस पे डिफरेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि वो इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि के बेस पर कोई बच्चा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब जिसको हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। किसी की इंटरेस्ट के बेस पे बच्चा अलग हो सकता है। दो सिबलिंग हैं, सगे बहन भाई हैं, एक का इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज़ में हो सकता है, एक का स्पोर्ट्स में हो सकता है, एक का पढ़ाई लिखाई में हो सकता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों के वैल्यूज़ हैं वो अलग हो सकते हैं, उनकी एप्टीट्यूड है, उनकी पर्सनालिटी है, इनके बेस पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस है हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा है मोटिवेशन, जिसको कि हम हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं। अब मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन क्या है कि किसी भी चिल्ड्रन को एक्सटर्नली या इंटरनली तौर पर उसको मोटिवेट करना, मतलब एक गोल डायरेक्शन देना उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन है वो आपका दो टाइप से हो सकता है, आपका इंटरनल भी हो सकता है जिसको इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोलते हैं। दूसरा आपका एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। अब जो इंटरनल मोटिवेशन है वो कौन सा होता है? इंटरनल मोटिवेशन जिसके अंदर पर्सन है वो खुद अंदर से किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर है, उसको बाहर से किसी ने उस कार्य को करने के लिए नहीं बोला, लेकिन उसको खुद से वो कार्य करने में इंटरेस्ट है और वो उसको करना चाहता है, ठीक है। वो है हमारा इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन सा होता है? जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कोई भी कार्य करने के लिए, या पेरेंट्स हैं, कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को बाहर से कोई भी चीज़ है उसको करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। मतलब जो मोटिवेशन हमें बाहर से मिलता है वो एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य, और जो अंदर से होता है हमारा वो होता है हमारा इंटरनल, ठीक है। इसके बाद हम जो अब्राहम मैस्लो है उनकी नीड ऑफ हिरार्की, मतलब मोटिवेशन किस तरह से हमारा कार्य करता है, तो मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर उन्होंने टोटल 5 फेजेस बताए हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी जो स्टेप्स हैं वो चलेंगे ना वो इस तरह से चलेंगे, मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यहाँ से शुरू होगा नीचे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम नीड की बात करें तो फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड जैसे कि इसके नाम से है कि जो आपकी फ़िज़िकल नीड्स हैं बच्चे की, फ़िज़िकल नीड्स में क्या हो जाता है कि उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, हवा चाहिए, हेल्थ चाहिए, मतलब आपकी जो फिज़िकली बॉडी है उसकी जो नीड्स होती हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। इसके बाद क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होने के बाद सेफ्टी के लिए क्या रहे? आपके पास मकान होना चाहिए, शेल्टर, स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स, मतलब आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, मतलब आपके टीचर्स हैं, आपका दोस्त हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आएगी। इसके बाद आएगी सेल्फ एस्टीम मतलब द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम में क्या है? पावर, कंट्रोल, रिकॉग्निशन, कि खुद को एक पर्टिकुलर पावर के अंदर जज करने की, ठीक है। इसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द नीड फॉर डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ, कि जो हमारी ये सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल नीड से स्टार्ट करते हैं, ये हमारी स्टेबल होने के बाद हम सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग्स, फिर सेल्फ एस्टीम, जहाँ पर चिल्ड्रन है वो खुद की एक रिकॉग्निशन, सेल्फ रिकॉग्निशन स्टार्ट कर देता है, और फिर लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, की जहाँ पर बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है। तो मैस्लो ने 5 जो पार्टीशन किए हैं इसके, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है आपका किस तरह से बनता है कि कौन सा आपका जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर वो आपकी सपोज कीजिए आपसे पूछ सकता है कि टॉप वाला कौन सा है, तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बता देना है, या आपसे पूछ सकता है कि सेल्फ एस्टीम से बिलो कौन से हैं, तो हो सकता है, या फिर अबव पूछ सकता है तो नीचे वाले ऑप्शन और साथ में अबव वाला, ठीक है। तो इस तरह से वो आपके क्वेश्चन है वो पुट कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं कि बुद्धि लब्धि, एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, या हिंदी में हम बोलते हैं बुद्धि लब्धि। तो IQ कैसे मेजर करते हैं? सबको पता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज कौन सी होती है कि जहाँ पर बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट कितना है, कि एक बच्चा है, सपोज कीजिए 10 साल का एक बच्चा है और वो 12 साल के बच्चे की कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर रहा है, तो उसकी जो मेंटल एज है वो 12 है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी होती है? जो बच्चे की एक्चुअल एज होती है उसके बर्थ से, बायोलॉजिकल एज भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इनटू 100, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? उस बच्चे का IQ निकल आएगा,
ठीक है। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है, रियल एज है 10, दिमाग उसका जो कार्य करता है वो 12 वर्ष के बच्चे के जैसा काम करता है, ठीक है। तो उसके अगर हम निकालते हैं तो हमारा पास IQ कितना आ गया, 120। अब 120 है, इसका अर्थ क्या है कि बच्चा है वो इंटेलिजेंट से अबव इंटेलिजेंट है। इनकी जो कैटेगराइजेशन है वो भी हम देखेंगे किस तरह से उनको की कैटेगरी उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपका जैसे क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी बायोलॉजिकल एज होती है वो। अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहले इंटेलिजेंस के ऊपर जो टेस्ट किया था वो किसने किया था। सबसे पहले एल्फ्रेड बिने और सिम्पसन ने किया था इन 1905। 1905 में एल्फ्रेड बिने और सिम्पसन ने सबसे पहला बुद्धिलब्धि का टेस्ट किया था, ठीक है। और जो मेंटल एज का जो कंसेप्ट दिया था ना वो एल्फ्रेड बिने ने दिया था 1908 में। और जो IQ का कंसेप्ट का अर्थ है कि जो ये फॉर्मूला है आपका मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये आपका IQ है। IQ का कंसेप्ट ये आपका दिया था विलियम स्टर्न ने 1912 में, ठीक है। तो ये आप जो ईयर हैं किसने कब दिया था, ये सारी चीज़ें आप याद कर लें, आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अब हम इनकी क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है बच्चों का किस बेस पे किया गया है। जैसे हमने IQ के बेस पे किया है, तो IQ के ऊपर हम कितने IQ का बच्चा होगा तो हम कौन सी कैटेगरी में उसको रखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं ये हमारी क्लासिफिकेशन है, और ये क्लासिफिकेशन है बिने के अकॉर्डिंग। स्टैनफोर्ड बिने ने इंटेलिजेंस स्केल का जो एक चार्ट हमें जो क्लासिफिकेशन दी है वो देखिए, अगर बिलो 20 है तो उसको हम इडियट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। इम्बिसाइल मतलब 20 to 49, 50 to 69 है तो मोरॉन, 70 to 79 है तो बॉर्डर डेफिशिएंसी, 80 to 89 में डल, 90 to 109 में यहाँ से हम एवरेज की कैटेगरी में काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हैं उनको हम स्लो लर्नर हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर 110 से 119 तक है तो हम सुपीरियर, 120 to 139 तक है तो वेरी सुपीरियर, और ओवर 140 से भी अबो किसी का है तो हम उसको गिफ्टेड बोल देते हैं, जीनियस, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस शब्द है उसकी जो ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन हुआ था इंटेलिजियर, एक लैटिन भाषा का वर्ड होता है उससे। तो इंटेलिजेंस है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है लैटिन भाषा का वर्ड है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई थी, और इसका अर्थ होता है समझना, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। अब आप देखिए कि क्रिएटिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या इंटेलिजेंस। एक सिंपल सी चीज़ है कि जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो इंटेलिजेंट होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव भी हो, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी है वो ग्रेटर होती है आपकी इंटेलिजेंस से, ठीक है। तो टर्मन इन 1920 फाउंड द पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव, कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का IQ लेवल हाई हो तो वो क्रिएटिव होगा, ठीक है। मतलब अगर वो इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव होगा, बट इसका अपोजिट हो सकता है कि अगर क्रिएटिव है तो उसका IQ हाई होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद है कि जो JP गिलफर्ड है, थिंकिंग की बात करते हैं हम। थिंकिंग क्या होती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति। तो इसको ना दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है हमारा डाइवर्जेंट और दूसरा होता है हमारा कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट हिंदी में अपसारी और कन्वर्जेंट हिंदी में अभिसारी सोच भी बोलते हैं। तो डाइवर्जेंट तो क्या होता है कि एक पॉइंट से लेकर हमारे डिफरेंट पॉइंट तक निकल के जाना, ये होता है हमारा डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट इसका अपोजिट, कि हमारे डिफरेंट पॉइंट से आकर हमारे पास एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों के केस में अगर हम बात करते हैं कौन सी बेटर है, तो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू योर कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि आपकी जो डाइवर्जेंट है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। ओपन एंडेड मतलब जहाँ पर आपसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको आंसर देने के लिए आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती। लाइक आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट की, जहाँ पर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है उनकी बात की जाती है। क्लोज्ड एंडेड मतलब जहाँ पर आपके MCQ टाइप, आपको यस या नो, ट्रू या फॉल्स, जहाँ पर आपके पास लिमिटेशन होती है, ठीक है। आपकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, देखिए क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी क्रिएटिविटी से रिलेट करती है, ठीक है, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। जबकि आपकी जो कन्वर्जेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस है उससे रिलेट करती है। ये आपके आउट ऑफ बॉक्स मल्टीपल सॉल्यूशन
मतलब बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर कि अपनी जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो आइडियाज़ हैं, उनको आप बाहर निकाल कर अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। जबकि कन्वर्जेंट है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेशन होती है आपकी कन्वर्जेंट के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको सिर्फ प्रथम सेल्वर और मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बुक थी ना, बुक डेनियल गोलमैन है, उन्होंने लिखी थी। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, आपके दोनों लाइन से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बुक किसने लिखी थी तो आपका आंसर होगा डेनियल गोलमैन। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था तो आपका आंसर होगा सेलो एंड मेयर ने, ठीक है। अब आपके जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके अंदर आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से कार्य करेगा कि आप बाहर किस तरह से अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस कि खुद के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है, सेल्फ अवेयरनेस, या हम इसको सेल्फ कंट्रोल भी बोल सकते हैं। इसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन आपका इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इसके बाद एम्पैथी जिसको हम समानुभूति बोलते हैं, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। इसके बाद है सेल्फ रेगुलेशन कि खुद के ऊपर आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन एंड इमोशंस की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड इमोशंस में क्या है कि बाई डायरेक्शन, द्विदिशात्मक, मतलब दो दिशा में होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं और इमोशंस की, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन मतलब दिमाग, आपका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे आपकी एक तो रहेगी जैसे हाई एबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब योग्यता की बात कर रहे हैं, तो आपके कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है हाई क्रिएटिविटी। आपके यहाँ पर जो 3 कंसेप्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे के पास ये 3 कंपोनेंट्स हैं तो हम उसको गिफ्टेड चाइल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो गिफ्टेड चाइल्ड के लिए क्या है कि उसके पास कोऑर्डिनेशन पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो गिफ्टेड तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसके बाद हाई कमिटमेंट, मतलब उसकी इमोशंस से रिलेटेड जो चीज़ है कि अगर कोई चीज़ वो कमिट करता है तो उसको किस तरह से पूरे करता है, ठीक है। इसी को हम 3 रिंग मॉडल बोलते हैं। 3 रिंग मॉडल में आपसे पूछे जाएँ कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आपका होता है हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट। ये 3 आपके कंपोनेंट रहेंगे 3 रिंग मॉडल के। इसके बाद इंटेलिजेंस, जैसे IQ है, IQ का कंसेप्ट किसने दिया था, मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया था, ये हम कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं इंटेलिजेंस थ्योरीज पे। तो सबसे जो फेमस थ्योरी है और जिससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके सीटेट में, वो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हिंदी में इसको बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। और इन्होंने इसमें क्या बोला था मल्टीपल इंटेलिजेंस में, जैसे आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसके अंदर देखा होगा कि सबसे पहले किसी ने बोला कि थ्योरी है वो एक ही है, किसी ने उसके 2 आयाम बताए हैं, किसी ने 3 आयाम बताए हैं, ठीक है। इस तरह से चलते हुए मतलब थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी है, उनके ऊपर काफ़ी कार्य भी हुआ है और काफ़ी डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिला है। तो सबसे लास्ट में जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने क्या बताया था कि जो आपकी इंटेलिजेंस है ना वो 8 टाइप की है, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, कि कोई भी बच्चा है वो एक तरह से इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, डिफरेंट टाइप से वो इंटेलिजेंट है। तो ईच ऑफ दिस इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कि एक बच्चा है उसके अंदर एक टाइप की भी इंटेलिजेंस हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा है उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। हो सकता है एक अच्छा मैथमेटिशियन है वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी हो, अच्छा सिंगर भी हो, ठीक है। तो मतलब इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट टाइप की है और एक से ज़्यादा भी इंटेलिजेंस एक बच्चे के अंदर हो सकती है। तो कौन कौन सी 8 तरह की जो इंटेलिजेंस हैं उनके बारे में बात की गई है। सबसे पहले है आपकी लिंग्विस्टिक। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, अंदर आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक की बात करती है तो मतलब यहाँ पर भाषाई बुद्धि की बात करते हैं कि बच्चा किस तरह से सीखता है, वाद विवाद, जहाँ पर डिबेट की बात की जाती है, रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, सुनने की कैपेसिटी कितनी अच्छी है, बोलता कितना अच्छा है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा राइटर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है, आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। आप डिबेट करने में कितने अच्छे हैं, यहाँ पर डिस्कशन कितना अच्छा है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल। इसमें क्या है कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है, आप कितनी साइंटिफिक वे से सोचते हो, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है, वो रहेगी आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल में। इसके बाद स्पेशियल इंटेलिजेंस मतलब कि आपकी स्थानिक बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं कि इमेजेस बनाने की, उनके पैटर्न की, या फिर हम बोल सकते हैं मूर्तिकार जो होते हैं, पेंटर, डेकोरेटर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिकल में तो संगीत की बात होगी आपकी, कि आप किस तरह से कोई नया संगीत बना रहे हैं, कोई नई टोन बोलते हैं हम जिसको, नई ट्यून बना रहे हैं आप, रिदम कैसा है, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। इसके बाद है बॉडीली काइनेस्टिक। इसके अंदर हम बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं, हम डांसर की बात करते हैं, एक्टर की बात करते हैं, एक अच्छा एथलीट, वो सारी की सारी आ जाएंगी आपकी बॉडीली में, ठीक है। इसके बाद है इंटरपर्सनल में क्या है आपका कि सेंसिटिव टू सबस्टल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर बिहेवियर, कि आप दूसरे के व्यवहार या भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। इंटरपर्सनल दो तरह की होती है आपकी, एक इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में तो आप दूसरों के साथ कितने अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, जबकि आपकी इंटरपर्सनल है वो आपकी खुद से रिलेटेड है, कि आप खुद की जो इमोशंस हैं, खुद के जो मोटिव्स हैं, उनके साथ किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके जो 8th नंबर पे है वो है नेचुरलिस्टिक, कि आपकी प्राकृतिक बुद्धि। दोनों पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो डॉक्टर है, लेकिन बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो क्या है वो उसकी एक प्राकृतिक नेचुरल जो एक कैरेक्टर उभर के आता है वो, ठीक है। इसके बाद हम ट्राइआर्किक मतलब त्रिबुद्धि सिद्धांत है उसकी बात करते हैं, जो कि हमें दिया था विलियम स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने 3 तरह की बात की है, एक तो प्रैक्टिकल, दूसरा क्रिएटिव और तीसरा एनालिटिकल। इन 3 कंपोनेंट्स की इन्होंने बात की है कि अगर एक बच्चा है उसको हम तभी बुद्धिमान बोल सकते हैं अगर उसके अंदर प्रैक्टिकल एबिलिटी भी है, वो क्रिएटिव भी है और उसके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग भी है, ठीक है। तो हमारा जो कंपोनेंशियल है, देखिए सबसे पहले कंपोनेंशियल इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या है आपका कि थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, कि कोई बच्चा है कितने अमूर्त तरीके से, 2 तरह की आपकी थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रेट। कॉन्क्रेट तो कौन सी होती है कि जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं सिर्फ वो। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है आपकी इमेजिनेशन वाली, कि आप इमेजिनेशन है मतलब कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम है उसको आप देखकर किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसके ऊपर ना डिपेंड रह के, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंशियल है कि आप किस तरह से नए आइडियाज़ बनाते हैं, किस तरह से जो फैक्ट्स हैं उनको एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब एक्सपीरियंशियल आप एक्सपेरिमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉन्टेक्चुअल, जिसको कि हम प्रायोगिक बोलते हैं, कि आप इसमें किस तरह से शेप द इन्वायरमेंट टू मिनिमाइज वंस स्ट्रेंथ एंड वंस वीकनेस, कि आपके पास जो प्रॉब्लम है अगर आपकी कोई वीकनेस है तो उसको किस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम पियाजे की कोग्निटिव थ्योरी। पियाजे ने जो बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया है कि किस तरह से बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और पियाजे थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना वो अपने ही बच्चों पे किया था, और अपने ही बच्चों के पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी के बेस पे उन्होंने थ्योरी दी थी। उनके 3 बच्चे थे। वैसे तो ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी थे पियाजे, और इन्होंने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनकी बात की है, जैसे कि उन्होंने बात की थी, इसके अंदर एक वर्ड है स्कीमा, इसमें लिखा भी होगा, यस ये रहा स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है कि किसी भी बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, या हम बोल सकते हैं कि जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो मेंटल स्ट्रक्चर, एक बच्चे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या नॉलेज है उसी को हम बोलते हैं स्कीमा। इसके बाद जो इसमें प्रोसेस की बात की गई है पियाजे ने, वो की है एक स्टेज आती है इसमें इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम 2 चीज़ें आपने सुनी होंगी। इक्विलिब्रियम तो क्या होता है कि संतुलन, कि अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज और अगर आपकी जो करंट प्रॉब्लम है उनके बीच में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, मतलब आपने जो नॉलेज ली है वो आपकी करंट की जो आपकी प्रॉब्लम आई हुई है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हेल्प कर रही है, मतलब आपकी जो इक्विलिब्रियम की स्टेज है वो है, ठीक है। मतलब आप इक्विलिब्रियम के स्टेज में हैं। बट अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में हेल्प नहीं कर रही है, मतलब आप डिसइक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हैं, ठीक है।
तो आप किस तरह से इसके अंदर सीखेंगे। तो इसके अंदर 2 प्रोसेस होती है आपकी, अडेप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अडेप्शन क्या होता है? अडेप्शन में हम 2 चीज़ें देखते हैं कि एक होती है हमारी टर्म एसिमिलेशन और एक होती है हमारी अकोमोडेशन। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन हिंदी में हम आत्मसात भी बोलते हैं और अकोमोडेशन इसको समायोजन। जैसे मैंने अभी स्कीमा की बात की थी कि स्कीमा क्या होते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में किसी भी बच्चे को जो भी इसकी नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज है उसको हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। तो एसिमिलेशन तो वो प्रोसेस होती है कि जहाँ पर आपके पास अपना पहले का कोई स्कीमा है और उसके अंदर आप न्यू स्कीमा ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस होती है आपकी एसिमिलेशन की। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना स्कीमा है, आप इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आपकी वो प्रोसेस होती है, वो होती है आपकी अकोमोडेशन की, समायोजन की, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इन दोनों के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है कि प्रोसेस ऑफ एडेप्शन की जो अनुकूलन की प्रक्रिया है वो किस तरह से हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए एसिमिलेशन की बात करते हैं। तो एसिमिलेशन में क्या है, वही कि जोड़ना, कि आपके पास पहले से कुछ चीज़ है उसके अंदर आपने कुछ नया ऐड किया है, ठीक है। मतलब पहले का स्कीमा है और प्लस में उसमें आपने कुछ ना कुछ नया ऐड किया है, ठीक है। तो एसिमिलेशन की बात, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, मतलब आपने कुछ सीखा है, आपको लग रहा है कि आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हैं, ठीक है। फिर आपके सामने एक नई प्रॉब्लम आती है या नई सिचुएशन आती है, ठीक है। और उस केस में वो जो आपकी पहले की प्रीवियस नॉलेज है वो काम नहीं कर रही है आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, मतलब आप डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में चले गए। अगर आप डिसइक्विलिब्रियम में चले गए तो मतलब आपको कुछ ना कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो नया सीखने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसमें आप कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, मतलब उसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके अडेप्शन की जो प्रोसेस है वो इस तरह से चलती है आपकी। इसके बाद जब हम इसकी कैटेगराइजेशन की बात करते हैं या क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं, तो पियाजे हैं उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। जैसे कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी 4 भागों में थी, लेकिन उसमें जो एज की है, जो पीरियड है, जैसे इन्फेसी है, उसमें नाम भी अलग हैं, कैटेगराइजेशन भी अलग तरह से किया गया है। तो पियाजे ने भी एज को, लेकिन जो बेस है पियाजे का कैटेगराइजेशन का वो है संज्ञानात्मक विकास। फिर उन्होंने सबसे पहले संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको कि सेंसरी मोटर बोलते हैं, जो 0 से 2 साल की, जो कि आपकी इन्फेसी की तरह है ही सेम, उसमें भी 0 से 2 साल का बच्चा होता है, उसको इन्फेसी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद उसमें अर्ली चाइल्डहुड आती है आपकी, फिर लेटर चाइल्डहुड और इसके बाद एडोलसेंस। लेकिन पियाजे ने इसके बाद क्या बोला है, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जो पीरियड रहेगा इसका वो रहेगा 2 से 7 वर्ष तक। इसके बाद जो 3rd नंबर पे है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको कि मूर्त सक्रिय अवस्था भी बोलते हैं, जिसमें जो एज का ग्रुप है वो है 7 से 11 वर्ष तक। इसके बाद 4th नंबर पे है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको कि हम औपचारिक सक्रिय अवस्था बोलते हैं, जो कि 11 से 15 वर्ष तक के लिए रखी गई है, ठीक है। अब हम हर एक स्टेज को डीपली समझते हैं कि हर एक स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम सेंसरी स्टेज लेके चलते हैं। तो 0 से 2 साल तो हमारी सेम चीज़ रहेगी कि यहाँ पर जो गेटवे ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, सेंस बच्चे की ज्ञानेंद्रिया, ठीक है। इसी को हम गत्यात्मक अवस्था, इंद्रियात्मक अवस्था, ये चीज़ें बोलते हैं। इसका पीरियड क्या रहेगा, 0 से 2 वर्ष तक का रहेगा। इसके अंदर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है कि अगर कोई वस्तु है बच्चे को दिखाई नहीं दे रही है तो भी वो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जब छोटा बच्चा होता है तो हम कई बार एक वर्ड यूज़ करते हैं काको, मतलब कुछ भी चीज़ है बच्चे को नहीं देनी है तो हम उसको ऐसे घुमा करके बोल देते हैं कि काको ले गई, ठीक है। तो बच्चे को लगता है कि वो चीज़ है वो गायब हो गई है। लेकिन जब तक बच्चा 2 साल की उम्र तक आता है तो वो ये चीज़ समझ आता है कि अगर कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है तो भी वो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ये जो मेन जो फीचर है सेंसरी में वो यही है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो आ जाती है। और मेन क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन किस तरह से अटेंड करता है वो अपनी सेंसरी है उन्हीं से करता है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि डिफरेंट इमिटेशन, मतलब बच्चा क्या है कि इमिटेशन अनुकरण करता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है बच्चे का, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल आपकी 2 से 7 वर्ष तक आपको क्या करना है, एक तो नाम याद रखने हैं सबके। इसके बाद उनकी जो एज ग्रुप है, मतलब किस एज से किस एज तक, वो ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसको आप प्री ऑपरेशनल हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसके अंदर बच्चे में तर्क शक्ति आ जाती है, मतलब तर्क शक्ति नहीं आती, मतलब लेक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति का अभाव होता है, ठीक है। इसमें जो रिवर्सिबिलिटी होती है कि जैसे 3 + 2 5 होता है तो 2 + 3 भी 5 होगा, तो रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है बच्चे में, ठीक है।
और जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन का है कि जैसे आपको ये दो यहाँ पर ए और बी दो फिगर दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें क्या है देखो कि ए और बी है। अगर आप बच्चे को दिखाएंगे कि पूछेंगे इन दोनों में से कौन से में वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो ओबियसली बच्चे क्या है कि जो लेवल है, लेवल देख के ए है उसको मोस्टली आंसर करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि अगर इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसकी चौड़ाई भी तो ज़्यादा है, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ वाटर है दोनों में इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। तो बच्चों के अंदर कंजर्वेशन नहीं आता है 2 से 7 वर्ष तक की उम्र में, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का अभाव रहता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। इसके बाद है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनको भी सजीव समझ लेना, ठीक है। ये चीज़ प्री ऑपरेशनल के अंदर हो जाती है क्योंकि बच्चे को समझ में आ जाती है कि हाँ कौन सी चीज़ सजीव है और कौन सी निर्जीव है। इसके बाद इकोसेंट्रिज्म मतलब क्या है कि बच्चे को खुद को जो पसंद है वही सबको पसंद होगा, इकोसेंट्रिज्म बोलते हैं इसको। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो रहेगी आपकी कॉन्करेंट ऑपरेशनल, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष तक रहने वाली है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी जिसको हम बोलते हैं। तो जैसा कि इसका नाम बताया गया है कि कॉन्करेंट है, तो कॉन्करेंट चीज़ों का ही बच्चे को ज्ञान होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो थिंग्स हैं उनका ज्ञान है, उनकी नॉलेज बच्चे को नहीं होती है। कॉन्करेंट मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई देती है, जिनको आप छू सकते हैं, फिजिकली जो चीज़ें आप के सामने प्रेजेंट हैं। बच्चा इसके अंदर क्लासिफिकेशन है वो सीख जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन आपका कॉन्करेंट ऑपरेशनल में आ जाता है, इसके अंदर उसकी समझ हो जाती है वस्तुओं का डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से होती हैं, वो सारी चीज़ें आप बच्चे को कॉन्करेंट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ है वो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि आपकी 11 से 15 वर्ष तक की रहने वाली है। इसके अंदर आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब बच्चा इमेजिनेशन करने लग जाता है, ठीक है। कंसेप्ट है उनकी समझ हो जाती है बच्चे को। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पना और निगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग है, इनकी समझ बच्चे को हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था पियाजे की थ्योरी को किस बेस पर कि आपका जो सैंपल है कि आपने जो थ्योरी सैंपल लिया है तो सिर्फ 3 बच्चों के ऊपर ही उन्होंने जो एनालाइज़ किया था वो सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों के ऊपर ही किया था, और वो भी उसके खुद के ही थे, ठीक है। तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आप सिर्फ 3 बच्चों के बेस पर इस थ्योरी को सारे जितने भी बच्चे हैं वर्ल्ड के सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी कुछ क्रिटिसिज्म थी। और इसके अलावा क्या थी कि उन्होंने जो फॉर्मल ऑपरेशनल है इसको ज़्यादा ही मतलब ओवर एस्टिमेट कर दिया था, और जो सेंसरी है जो 0 से 2 वर्ष तक की है उसको अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि आपको पता है कि जो 2 साल का बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख लेता है, जितना कि इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो हमारी दी थी लेव वाइगोत्स्की ने, और इनकी जो थ्योरी है का नाम है वो है सोशियो कल्चर अप्रोच, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी थी, तो वाइगोत्स्की है, इन्होंने दी थी। रूसी एक साइकोलॉजिस्ट थे ये। मेन जो इन्होंने 3 कंपोनेंट लिए थे वो लैंग्वेज को लिया था, सोशल डेवलपमेंट को लिया था और कल्चर को लिया था, और इसी के नाम पे इन्होंने जो अपनी थ्योरी है इसका नाम भी रखा हुआ है सोशियो कल्चर अप्रोच। इसके अंदर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट किस तरह से होता है यही बताया गया है। तो इनके जो 3 कंसेप्ट हैं इनके बारे में ही समझते हैं कि सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है, बच्चा लैंग्वेज किस तरह से सीखता है, और कल्चर। तो सोशल इंटरेक्शन कैसे होगा बच्चे का, किस तरह से समाज में रहता है, किस तरह से वो इंटरेक्शन करता है, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट उन्होंने ये लिया था। इसके बाद समाज में रहता है तो बच्चा कल्चर भी सीखेगा, जैसे हिंदुज़म, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन है, सबका क्या है जो कल्चर है, बैकग्राउंड है वो अलग अलग है सबका। तो कल्चर बच्चा किस तरह से सीखता है। इसके बाद लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, लैंग्वेज की लर्निंग है, लैंग्वेज की एक्विजिशन है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में वाइगोत्स्की है उन्होंने बात की है। और वाइगोत्स्की जी है उनका मानना है कि जो भाषा का विकास है ना वो सामाजिक अंत्यक्रिया से होता है, मतलब कि सामाजिक अंत्यक्रिया से किस तरह से होता है कि बच्चा जिस तरह के माहौल में रहता है वैसे ही भाषा वो सीखता है। जैसे अगर कोई पंजाबी बच्चा है तो उसको पंजाबी ऑटोमेटिक आती है क्योंकि वो उस तरह के माहौल में रह रहा है। गुजराती का बच्चा है वो उसको गुजराती आएगी। साउथ इंडिया की देखेंगे तो तमिल, कन्नड़ वगैरह है वो वाली भाषाएं उनको ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो जहाँ जैसे ही सोशल इंटरेक्शन होगा ऐसे ही बच्चा जो लैंग्वेज है उसको सीख जाएगा। इसके अलावा एक इन्होंने और कंसेप्ट दिया है जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये 3 चीज़ें हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल अदर। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर बच्चे की सीखने की, लर्निंग की एक स्टेज होती है कि जहाँ पर बच्चा किसी की हेल्प से सीखता है, ठीक है।
बच्चे की सीखने के विकास का क्षेत्र क्या है सीखने का, ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जब बच्चा उस प्रॉब्लम से किसी की हेल्प से निकलता है, या तो अपने टीचर की हेल्प लेता है या अपने पेरेंट्स की हेल्प लेता है, तो वो जो हेल्प है, जो टेम्परेरी हेल्प जो बच्चा लेता है, उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और जो उसकी हेल्प करता है, जो बच्चे की हेल्प कर रहा है, टीचर ने हेल्प की है तो टीचर उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MKO भी बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट्स ने हेल्प की है तो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएंगे। और सेकेंडली मेन चीज़ क्या है कि एक पर्टिकुलर जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, उस केस में ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो बच्चे से एज में ज़्यादा बड़ा होगा वही एक मोर नॉलेजेबल अदर होगा। सपोज कीजिए आज का जो टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हो सकता है एक जो छोटा बच्चा है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकता है एक मोबाइल को चलाने में, तो उस केस में जो मोर नॉलेजेबल अदर होगा ना वो एक बच्चा होगा, ठीक है, जिसको उस पर्टिकुलर टॉपिक में उस सिचुएशन के अंदर किसी दूसरे पर्सन से ज़्यादा नॉलेज है, और उसकी हेल्प से जो फर्स्ट पर्सन उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं कि आपके मोर नॉलेजेबल अदर कौन होगा, स्कैफोल्डिंग, जो कि हमारा एक टेम्प्रेरी हेल्प भी बोल सकते हैं हम, और हम टेम्प्रेरी सपोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लैंग्वेज की बात की गई है, तो लैंग्वेज में 3 तरह की लैंग्वेज की यहाँ पर इन्होंने बात की है। सबसे पहले है एक तो सोशल स्पीच, सेकंड प्राइवेट स्पीच, और थर्ड है साइलेंट या इनर स्पीच। अब सोशल स्पीच तो कौन सा होता है कि जहाँ पर बच्चा बाहरी मतलब अपने पेरेंट्स से बात करता है, अपने भाई बहन से बात करता है, अपने फ्रेंड्स से बात करता है, ठीक है। सोशल स्पीच बाहरी दुनियादारी से जो बात करता है, ठीक है, वो होता है हमारा सोशल स्पीच में। इसके बाद प्राइवेट स्पीच क्या है कि जो बच्चा खुद से बात करना स्टार्ट कर देता है। सोशल स्पीच तो जैसे 2+ की एज में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ बातें करना, उसको क्या चाहिए है, खिलौना लेना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो पेरेंट्स के साथ करता है, तो सोशल स्पीच आप उसकी 2+ एज में उसकी स्टार्ट हो जाती है। प्राइवेट स्पीच जब बच्चा खुद से बात करना स्टार्ट कर देता है वो आपकी उसकी 3+ एज में होती है, मतलब खुद से बात करना। इनर स्पीच क्या होती है कि मन के अंदर अंदर कुछ सोचना। देखिए अब प्राइवेट और इनर स्पीच में डिफरेंस समझो। प्राइवेट स्पीच में तो क्या है कि बच्चा बोलेगा, ठीक है, मतलब उसकी वर्डिंग है वो बाहर अगर कोई पर्सन है वो सुन सकता है, लेकिन इनर स्पीच में क्या है कि वो अपने मन के अंदर ही एक शेड्यूल बना रहा है कि इस टाइम पे मुझे स्कूल जाना है, वापस आके मुझे ट्यूशन जाना है, फिर मुझे ये वाला होमवर्क करना है, फिर मुझे खेलने जाना है, वो मन ही मन के अंदर कर रहा है, वो बोल नहीं रहा, ठीक है। तो मन में बात करना जिसको हम बोलते हैं वो होता है आपका इनर स्पीच, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट जब करते हैं तो इसके बाद हमारे पास आती है कोलबर्ग की थ्योरी। कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। जो कोलबर्ग है उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना वो सिर्फ और सिर्फ मेल पे किया था, जेंट्स पे किया था, इसीलिए इसको हम जेंडर बायस्ड थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो अपनी थ्योरी है उसके अंदर 3 लेवल्स की बात की है, और उसके अंदर हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस, मतलब टोटल स्टेज की बात करें तो 6 हैं, और लेवल्स की बात करें तो 3 हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि आपकी जो कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट, उसके अंदर कितने लेवल्स हैं। अगर लेवल्स पूछता है तो 3, और अगर स्टेजेस पूछता है तो 6, और अगर आपसे पूछता है कि एक लेवल में कितने स्टेजेस हैं तो आपकी 2, ठीक है। इसको हम आगे अभी ध्यान से करेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हैं और कौन कौन सी उसके अंदर स्टेजेस आती हैं। ये सबसे पहले देखिए ये प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको कि हम पूर्व परंपरागत लेवल भी बोलते हैं, स्तर बोलते हैं। इसमें जो एज होती है वो 4 से 10 साल तक की होती है। इसके अंदर 2 स्टेजेस रहती हैं, 2 चरण रहेंगे। सबसे पहला चरण क्या रहेगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट। जैसे कि जब बच्चा 4 से 10 साल का होता है तो उसके अंदर क्या, बच्चे को या तो हम पनिश करके कुछ मतलब बच्चे को डरा धमका के कुछ भी कार्य है वो करवाते हैं, या फिर बच्चा क्या है ओबीडियंट होता है, आज्ञाकारी होता है, खुद से वो डिसिप्लिन में रहता है उसके थ्रू। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है, ये आपको नाम याद रखने हैं, कई बार डायरेक्ट जो नाम है वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंट। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। व्यक्तिगत यहाँ पर ये मेन चीज़ है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये मतलब बच्चे को क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज। बच्चे की क्या थिंकिंग होती है इस टाइम पे कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसके साथ गलत करूं, ठीक है। तो ये वाली कौन सी स्टेज होती है, ये स्टेज होती है आपकी सेकंड। आपसे ना डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के अंदर सेकंड स्टेज कौन सी है, तो ये आपकी जैसे टिट फॉर टैट वगैरह है, ये आपको ये इनके नाम हैं वो ध्यान रखने हैं। इसके बाद सेकंड लेवल की बात करते हैं तो कन्वेंशनल लेवल आ जाता है। फर्स्ट लेवल कौन सा था आपका, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। लेवल्स आप इजीली याद कर सकते हैं। प्री, आपको एक कन्वेंशनल वर्ड ध्यान करना है, पहले प्री,
प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल और बाद में पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, अब जो कन्वेंशनल लेवल है उसके अंदर जो एज ग्रुप है वो रहेगी आपकी 10 से 13 साल के बच्चों को सेलेक्ट किया है उन्होंने। इसके अंदर भी 2 स्टेजेस रहेंगे। तो इसके अंदर जो थर्ड स्टेज, इसके अंदर वापस से हम फर्स्ट स्टेज नहीं काउंट करेंगे, इस स्टेज को हम थर्ड स्टेज बोल लेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर गुड बॉय गुड गर्ल कि मुझे अच्छा बच्चा बनना है, एक वो आइडियल होता है कि हाँ मुझे तो क्लास में जैसे बेस्ट डिसिप्लिन बॉय या गर्ल बन के दिखाना है, तो वो वाली स्टेज होती है थर्ड स्टेज। इसके बाद फोर्थ, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब बच्चे क्या है एक अपनी लाइफ का एक रूल बना लेते हैं कि मुझे ये रूल फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो क्या है कानून व्यवस्था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर या रूल्स आर रूल्स दे कांट बी ब्रोकन, कि अपनी लाइफ का एक रूल बना लिया है और वो उसको तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसके बाद जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो एज रहेगी अबव 13, आपको एजेस भी ध्यान रखनी है, आपको नाम भी ध्यान रखने हैं, आपको स्टेजेस भी ध्यान रखनी है। सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि फोर्थ स्टेज कौन सी थी, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर बोलना है। ठीक है, तो इसमें अब हम फिफ्थ स्टेज की बात करते हैं। तो फिफ्थ स्टेज कौन सी थी आपकी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल फाइट्स, कि जो बच्चा है, बच्चा खुद से किस तरह से, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से जनरेट करता है, बच्चे की इंडिविजुअल फाइट्स की यहाँ पर बात आ जाती है। और इसके बाद सिक्स्थ है, सिक्स्थ में क्या है कि यूनिवर्सल एथिकल्स प्रिंसिपल, कि बच्चे जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सदा सत्य बोलो, तो क्या ये जो यूनिवर्सल एथिक्स हैं ये हम इसके अंदर काउंट करते हैं। फिर इसको फिर क्रिटिसाइज़ किया गया था। क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया था? क्योंकि एक तो ये जो थ्योरी है, सबसे पहले बात तो मैंने पहले बताया था कि जेंडर बाइस्ड थ्योरी है, सिर्फ और सिर्फ मेल पे थी। ठीक है, बाइस्ड सैंपल था। इसके अलावा क्या था कि ये कल्चर है, कल्चर आधारित नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की जो सोशल एक्टिविटी है उसके ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और बाइस्ड सैंपल, मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेल को काउंट किया था। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरीज थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो रहेगा हमारा टॉपिक नया, इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? ये इसकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, कब ये एक्ट, इसके लिए एक्ट फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था, कब इसमें संशोधन किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो चीज़ें समझाने की हैं मैं मेन फोकस अभी उन्हीं के ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है आपकी ना, एक स्पेशल एजुकेशन होती है, स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पेशल एजुकेशन तो वो होती है जो स्पेशली या तो गिफ्टेड चाइल्ड के लिए ही अलग से जो फीचर्स दिए गए हैं उनके लिए है, या स्लो लर्नर के लिए है, ओनली फॉर स्लो लर्नर, या फिर ओनली फॉर गिफ्टेड लर्नर, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन। जबकि समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि चाहे आपकी क्लास में गिफ्टेड लर्नर है, स्लो लर्नर है, या जो नॉर्मल बच्चे हैं वो हैं, तो सबको एक साथ एक ही क्लास के अंदर पढ़ाना, इंक्लूजन ऑफ ऑल, गिफ्टेड भी उसी के अंदर पढ़ेगा, नॉर्मल बच्चे हैं वो भी उसी क्लास में पढ़ेंगे, और जो स्लो लर्नर हैं वो भी उसी क्लास में पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और जो हैंडीकैप बच्चे हैं वो भी उसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव का अर्थ क्या है कि सबको एक साथ लेकर चलना। संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार 86th अमेंडमेंट किया गया था, उसके अनुसार क्या था कि भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो 86th अमेंडमेंट में आया था। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर डिसेबल चाइल्ड के बारे में पूछते, ये तो थी नॉर्मल जो एज है बच्चों की, जो नॉर्मल है, मतलब जिनको हम या तो डिसेबिलिटी में काउंट नहीं कर रहे, या स्लो लर्नर नहीं है, जिनको किसी भी तरह का मेंटल रिटार्डेशन मतलब कुछ भी नहीं है, तो उनकी एज ग्रुप है 6 से 14। लेकिन अगर डिसेबल चाइल्ड है तो उनका एज ग्रुप है वो है 6 से 18। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके यहाँ से। इसके बाद कौन कौन सी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर काउंट किया गया है? 86th अमेंडमेंट के अनुसार 5 जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको लिया गया था। सबसे पहले था विजुअल, मतलब दृष्टि बाधित, बाधित नहीं बोल सकते हम, डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि बाधित में तो क्या हो जाता है जिसको टोटली जो ब्लाइंड होता है, जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। लेकिन डिसेबिलिटी में क्या है, जिसको दिखाई देता है लेकिन कम दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद श्रवण, जिसको कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल, जिसको सीखने में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद है लोकोमोटर, लोकोमोटर मतलब जो चलने में जिसको किसी तरह की दिक्कत है, या राइटिंग में लिखने में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब जिसको पढ़ने में मतलब माइंड से मेंटली कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये 5 जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो हमारी काउंट की गई थी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन में।
अब डिफरेंट टाइप की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आती है आपकी डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया कौन सी होती है, जो आपकी पढ़ने से, रीडिंग से रिलेटेड है। रीडिंग कि जहाँ पर बच्चे को पढ़ने में कोई वर्ड है, फोक्स है, ठीक है, उसको कुछ और वर्ड पढ़ रहा है, वो ओक्स बोल रहा है, वो एफ को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो जहाँ पर आपके पढ़ने से रिलेटेड कोई विकार है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, किसी कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसको कुछ और वर्ड से प्रोनाउंस कर रहा है, ठीक है, या जैसे सा है, सा को वॉच कर रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर है, मतलब उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा, पढ़ने में उसको प्रॉब्लम है, तो हम उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसके बाद नेक्स्ट है अप्रेक्सिया। ये क्या है, ये एक शारीरिक विकार है जो कि मतलब मांसपेशियां हैं उससे रिलेटेड है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है किस चीज़ में आएगी, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, हैंड राइटिंग उसकी सही नहीं, मतलब या फिर उसको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, टहलने में प्रॉब्लम हो सकती है, या बोलने में, ठीक है। तो इन चीज़ों में अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम अप्रेक्सिया बोलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपकी डिस्प्रेक्सिया। जो डिस्प्रेक्सिया है ना, ये अप्रेक्सिया है, इसी का एक पार्ट है, एक प्रकार हम टाइप बोल सकते हैं। ये किस वजह से होती है, ये माइंड के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे को, उसकी वजह से होती है। मस्तिष्क में अगर कोई बच्चे को नुकसान हो गया है, बच्चा गिर गया है, या जब माँ के गर्भ में था वो उस टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कोई किसी भी तरह की मिसहैपनिंग हो गई है और उसकी दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर कोई भी चोट आई है, उस वजह से जो भी चीज़ें होती हैं तो वो आपकी डिस्प्रेक्सिया में आती हैं। जैसे हाथ आँखों के बीच में समन्वय, संतुलन स्थापित नहीं कर रहा, जैसे आपकी वो मूवी थी तारे ज़मीं पर कि बॉल कहाँ आ गई है, कब उसको कैच करना है, वो एक जो संतुलन दोनों के बीच में जो बनाना होता है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो आती है आपकी डिस्प्रेक्सिया में। इसके बाद है अफेजिया। अफेजिया आपकी किससे रिलेट करती है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम से, कि आप किस तरह से सीखते हैं। जो मौखिक रूप होता है सीखने का, या फिर आपके जो विचार से हैं उनको व्यक्त करने का, ठीक है, उससे रिलेटेड है, तो वो आपकी रहेगी अफेजिया। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया ये आपकी वही है कि आपके माइंड में अगर कोई किसी भी तरह का आपको नुकसान हो गया है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है, ये आपके पढ़ने में अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आपकी इससे रिलेटेड रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है आपके लिखने से संबंधित होती है, क्योंकि आप यहाँ इसको याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे ग्राफ आपको क्या बनाना पड़ता है, बनाने हैं मतलब क्या कर रहे हैं आप, लिख रहे हैं, तो अगर आपके लिखने से संबंधित है तो आपकी कौन सी होगी, डिस्ग्राफिया। ठीक से लिख नहीं पाना, उंगलियों में मतलब आपका पेन या पकड़ है वो सही नहीं है आपकी, ठीक है। इसके अलावा डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, जहाँ पर आपकी गणित से, मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी आ जाएगी डिसकैलकुलिया में। इसके बाद है डिस्थीमिया, जैसे जो मोस्टली बच्चों को डिप्रेशन की वजह से जो चीज़ें हो जाती हैं वो आती है आपकी डिस्थीमिया। इसके बाद है डिस्मोर्फिया, जिसके अंदर की बच्चों को भ्रम हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से जो भी होती है प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं डिस्मोर्फिया। तो ये आप छोटी छोटी हैं, पूरी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इनको ध्यान में रखिए। इसके बाद जैसे हमने पढ़ लिया कि ये तो थे हमारे चाइल्ड की, जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं वे कौन से होते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंदर आपके डिसेबल चाइल्ड हैं या आपके नॉर्मल जो चाइल्ड हैं वो और गिफ्टेड चाइल्ड हैं, सब के सब इंक्लूड होते हैं। तो डिसेबिलिटी वाले हम देख चुके हैं कितने टाइप की डिसेबिलिटी को काउंट किया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि गिफ्टेड चाइल्ड हैं कौन से होते हैं। तो गिफ्टेड चाइल्ड में क्या होता है कि सबसे पहले तो उनका जो IQ लेवल है हम वहाँ से मेजर करते हैं कि IQ लेवल जिनका अगर 140 प्लस है, 140 से ऊपर अगर किसी बच्चे का IQ है तो हम उसको गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, हाँ, एक गिफ्टेड चाइल्ड की, उसके अंदर जिज्ञासा होगी, वो क्रिएटिव होगा, लॉजिकल रीजनिंग है उसकी काफ़ी अच्छी होगी, शब्द ज्ञान है वो काफ़ी विस्तृत होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी बच्चे में आपको देखने को मिलती हैं तो हम उसको गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। इसके बाद हम PWD एक्ट की बात करते हैं कि फिजिकल विद डिसेबिलिटी। ये एक्ट आपका 1995 में आया था। जैसे पहले तो हमने अभी पढ़ा था उसके अंदर 5 डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन इसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। इसके बाद 86th अमेंडमेंट हुआ था, जिसको कि हमने राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम से इसको पब्लिश किया था और 2016 में इसको पब्लिश किया था। इसके अंदर जैसे पहले 7 डिसेबिलिटीज़ थी 1995 में, 1995 में इसको रिवाइज़ कर दिया गया था और इसके अंदर 7 से बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया था। सबसे पहले हमने 5 ली थी, ठीक है, 5 टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कंसिडर किया था। इसके बाद PWD एक्ट है 1995 में, उसमें हमने 7
और इसके बाद इसको फिर से इसको अमेंडमेंट किया, इसमें इसका नाम है उसको भी रिवाइज कर दिया गया था, जिसका नाम रख दिया गया था राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, 2016 में आया था। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था ये 15 जून 2017 को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये लागू कब हुआ था। लागू हुआ था ये 15 जून 2017 को, ठीक है। और डिसेबिलिटीज़ 7 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 21। अब वो 21 डिसेबिलिटीज़ में कौन कौन सी हैं? जैसे आपका अंधापन है, आपकी दृष्टि बाधित हैं। तो जैसे पहले हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या था? विजुअल डिसेबिलिटी। तो विजुअल है उसके अंदर कैटेगराइजेशन, उनके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जैसे दोनों के दोनों, आपका अंधापन है जो ब्लाइंड है या फिर जिसको कम दिखाई देता है, इनको क्या है विजुअल आते तो ये विजुअल डिसेबिलिटी के अंदर है, लेकिन इनको अलग अलग इनकी कैटेगराइजेशन कर दी गई है। तो ये 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये आपका 2009 में बन के तैयार हुआ था। लेकिन आपकी ये चीज़ें भी पूछ सकते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है कब आया, और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको लागू कब किया गया था। तो लागू किया गया था इसको 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट हैं पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था। इसके बाद क्या है कि जो 86 अमेंडमेंट की जो हम बात करते हैं 2002 में, इसमें क्या था? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसके अंदर एज ग्रुप क्या था? 6 से 14, 6 to 14 ईयर्स तक। जबकि डिसेबल चाइल्ड की बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 6 to 18। ये आपको दोनों चीज़ें अलग अलग ध्यान रखनी है कि अगर नॉर्मल चाइल्ड की निःशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं तो वो है हमारी 6 to 14, और अगर डिसेबल चाइल्ड के बारे में बात करते हैं तो वो होती है हमारी 6 to 18। इसके बाद और क्या क्या इसके अंदर प्रावधान किए गए थे सब, कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना बच्चे का, उसके लिए उसका कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। एज है, एज के बेस पर बच्चे का एडमिशन होगा। और इसके अलावा जो आपका राइट टू एजुकेशन है उसके अंदर किन बातों को, मतलब किन चीज़ों को नेगलेक्ट किया गया था, निषेध किन बातों पे था, प्रोहिबिशन किन बातों पे था। तो सबसे पहले तो क्या है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, चाहे वो शारीरिक पनिशमेंट हो या फिर मेंटल हो। फिजिकल या मेंटल किसी भी तरह की कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट है नहीं दी जाएगी बच्चों को, ठीक है। इसके बाद कि जो एडमिशन है डायरेक्ट एज के बेस पे होगा। बच्चों की एडमिशन फ़ीस है उसको फ्री कर दिया गया था कि किसी भी प्रकार की कोई एडमिशन फ़ीस बच्चों से नहीं ली जाएगी। इसके बाद कि जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं क्लासेस में ना पढ़ाकर बच्चों को घर पे उनसे अलग से एक्स्ट्रा फीस लेकर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे। तो ये उस टाइम पे रोक दिया गया था, नियम के विरुद्ध बना दिया गया था इसको। इसके बाद कि अगर कोई स्कूल है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिनको कोई भी मान्यता नहीं थी, बिना मान्यता का कोई भी स्कूल उस टाइम पे चलेगा तो उसको मतलब उसको बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनको मान्यता प्राप्त है उसके अंदर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या बीपीएल परिवार से जो बच्चे आते हैं उनके लिए 25% जो सीट हैं वो रिजर्व रहेंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या रहने वाला था, तो उन्होंने बोला था कि 30 स्टूडेंट्स 30:1, कि अगर 30 स्टूडेंट एक क्लास में है तो उसके ऊपर एक टीचर होना चाहिए। ये आपका पूछ भी लेते हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बाद कि जो प्राथमिक स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल कौन से होते हैं? जो 1st से 5th क्लास तक के होते हैं, वो घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होने चाहिए। इससे ज़्यादा दूरी के ऊपर कोई भी स्कूल ना हो। और जो उच्च प्राथमिक स्कूल हैं उनकी दूरी 3 किलोमीटर तक की होनी चाहिए, कि 3 किलोमीटर के अंदर आपके उच्च प्राथमिक स्कूल हैं वो होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम जो वर्किंग डेज़ की बात करते हैं तो आपके जो प्राइमरी स्कूल हैं 1st to 5th क्लास की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 1 साल के अंदर कम से कम 200 वर्किंग डेज़ होने चाहिए, ठीक है। अगर 6th से 8th क्लास की यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं तो वर्किंग डेज़ कितने होने चाहिए? 220। ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आप साथ साथ अलग से नोट्स आप नोट्स बना रहे होंगे उसमें अलग से हाईलाइट करके लिख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसके अलावा जैसे जो टीचर 1st से 5th क्लास तक पढ़ाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीआरटी टीचर। जो 6th से 10th तक उसके लिए टीजीटी, और जो 11th और 12th क्लास को पढ़ाएगा वो पीजीटी। तो ये तो एक नॉर्मल सी जनरल नॉलेज है, सबको पता है। इसके बाद जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है, हमने देखा है कि जो प्राइमरी लेवल के ऊपर तो 30:1 है, लेकिन 6th और 8th क्लास है तो उसमें क्या होगा? अगर उसमें 35 स्टूडेंट हैं तो उनके ऊपर एक टीचर। जो इसके बाद 9th से 12th है उसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 11th से 12th है इसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसके नाम से जानते हैं। अब हम वर्कलोड की बात कर लेते हैं तो आपका जैसे जो 1st से 5th
प्राइमरी स्कूल, वैसे तो डेज में बात कर रहे थे तो विद्यालय है, स्कूल है, वो आपका 200 दिन ओपन होना चाहिए एक साल में, लेकिन अगर घंटे में बात करते हैं तो पीआरटी के लिए 800 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके टीजीटी लेवल की बात करते हैं तो उसके अंदर 1000 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। और अगर टीचर के वर्कलोड की बात कर रहे हैं हम, तो टीचर को एक वीक में कम से कम 45 घंटे काम करना है। और 45 घंटे कौन से होंगे? जिसके अंदर वो घर से अपने लेक्चर है उसको तैयार करके लाएगा। ठीक है, जो टीचिंग एड्स सामग्री, शिक्षण सामग्री जो भी तैयार करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें उसकी इसमें इंक्लूड होती हैं। अब एक स्कूल में अगर 150 बच्चे हैं तो उसके लिए कितने टीचर की रिक्वायरमेंट है? उसमें कम से कम 5 टीचर और एक हेडमास्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब अगर हम चलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो आपका 1975 से बनता हुआ आया है और उसके अंदर काफ़ी संशोधन पे संशोधन हुए हैं। तो अब तक आपके टोटल 4 बार जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, तो वो 4 बार पब्लिश कर दी गई है। सबसे पहले आपका 1975 में, इसके बाद 1988 में, फिर 2000 में और फिर 2005 में। ठीक है, तो 2005 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है और किन टॉपिक्स के ऊपर बात की गई है। तो सबसे पहला जो मेन एम है उसमें ये है कि आपकी जो एजुकेशन है ना, वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी, बाल केंद्रित हो। मतलब कंटेंट है, कंटेंट के ऊपर फोकस ना करके, ना ही जो टीचर है टीचर के ऊपर फोकस रहेगा। फोकस किसके लिए? क्योंकि हम पढ़ा किसको रहे हैं? बच्चे को। तो हमारी जो एजुकेशन है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा क्या था कि जो ये NCF आपका 2005 आया था, इसको 22 भाषाओं में प्रकाशित किया गया था, ताकि किसी भी जो स्टेट की लोकल लैंग्वेज है उनको कोई भी पॉइंट है उसको समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था NCF? आपका प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बने थे। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य क्या थे आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के? सबसे पहले था आपका कि 5 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और जो मेन है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसका मेन थीम की अगर बात करते हैं तो वो है आपका लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। क्योंकि इसके अंदर जो मेन फोकस था बच्चों की जो हैवी स्कूल बैग हैं उनके बोझ को कम करना था, कि बच्चों को शिक्षा इस तरह से ना दी जाए कि उनको शिक्षा बोझ लगने लगे। ठीक है, तो इसके अंदर 5 उद्देश्य हैं। सबसे पहला है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, कि जब आप बच्चे को होमवर्क देते हैं तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ उनकी पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रहे। उनका ज्ञान है, नॉलेज है, उनको इस तरह की देनी है कि वो बाहरी समाज से उसको जोड़ सकें। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो रटने की प्रणाली है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। बच्चों को रटने के ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना कराया जाए। जो फोकस है वो होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पर, बच्चों को समझाया जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पाठ्य पुस्तक या पाठ्यचर्या केंद्रित न हो, कि जो मेन सेंटर है वो बच्चे होने चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ना कि आपकी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसके अलावा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से कैसे जोड़ेंगे? कि आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं हम विद्यालय के अंदर वो ऑर्गेनाइज कराएं। और 5वां पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, कि बच्चों को जो हमारे नेशनल वैल्यूज़ हैं उनकी नॉलेज कराई जाए। ठीक है, और मेन थीम की बात करते हैं तो ये वही आपका कि लर्निंग विदाउट बर्डन, इसके ऊपर इस जो मेन थीम है वो ये है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे 5 उद्देश्य हैं, तो इनको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इनको अटेन किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए 5 तरह की जो विधियाँ हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। सबसे पहले है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे को करके सीखने, कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो क्या है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से अच्छे से जोड़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन, कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो खुद से चीज़ों को देखें और उनमें से इंफॉर्मेशन को निकालें। इसके बाद है परीक्षण विधि, कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि बच्चे जब तक खुद से कोई टेस्ट नहीं करेंगे, जिसको हम टेस्ट मेथड बोलते हैं, तो उनको वो चीज़ें आएंगी नहीं। ठीक है, इसके बाद ग्रुप लर्निंग की बात की गई है कि बच्चों को ग्रुप लर्निंग कराई जाए, क्योंकि जिस तरह से अगर हम डिबेट वगैरह कराते हैं तो कंसेप्ट जो होते हैं वो बेटर क्लियर होते हैं। इसके बाद मिक्स्ड मेथड, की हम एक ही तरह का टीचिंग मेथड ना अपनाते हुए विभिन्न प्रकार के टीचिंग मेथड हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, उनका प्रयोग करेंगे। तो बच्चे क्या है ना, तो बच्चे बोर होंगे। ठीक है, और उनका इंटरेस्ट भी बनता रहेगा आपकी पढ़ाई में। इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट पे, मतलब रचनावाद है, किस तरह से नॉलेज को क्रिएट किया जाए, क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है। जो टीचर है, टीचर का रोल यहाँ पर फैसिलिटेटर का है। फैसिलिटेटर मतलब बच्चों को हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड कराना। इसके अलावा कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसमें
मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी लिंग्विलिज्म के ऊपर फोकस किया गया है कि बच्चे विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं उनको सीखें, और लर्निंग बाय डूइंग तो इसमें है ही हमारा। ठीक है, इसके बाद हम एक छोटी सी जो प्रोसेस होती है हमारी सोशलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सामाजिकरण, उसके बारे में बात करते हैं। सोशलाइजेशन क्या होती है? ये वही प्रोसेस है जिसमें हमने अभी तक, जैसे डेवलपमेंट में हमने सोशल डेवलपमेंट की बात की है कि कोई भी मनुष्य है, कोई भी बच्चा है, वो समाज से किस तरह से सीखता है। सोशलाइजेशन आपकी कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, जो आपका जो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है आपकी किस किस चीज़ से आपकी प्रभावित होती है, तो उसमें हम पालन पोषण हो सकता है कि बच्चे को हम किस तरह से, होम इन्वायरमेंट किस तरह का है, ठीक है, कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं हम बच्चे को, अगर बच्चा कुछ भी क्यूरी लेके आ रहा है, उसका कोई डाउट है तो हम उसको डांट रहे हैं या फिर उसको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है, कोऑपरेशन की भावना कैसी है, बच्चा इमिडिएट कैसे, अनुकरण कैसे कर रहा है, और इसके अलावा पुरस्कार एवं दंड, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, कि बच्चों को किस सिचुएशन में उनको पनिशमेंट के थ्रू काम करवाना है और किस सिचुएशन में उनको रिवॉर्ड के थ्रू काम कराना है। ठीक है, तो ये थी हमारी सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन है उसकी मेन इकाइयाँ क्या है, तो मेन इकाइयों में सबसे पहले जैसे बच्चे की जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो कहाँ से शुरू होती है, वो आपके घर से होती है। तो सबसे मेन जो इकाई है वो रहेगी फैमिली। फैमिली के बाद बच्चा क्या स्कूल में जाता है, तो सेकंड स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलता जुलता है, उनके साथ बातें करता है, उनके साथ गेम्स खेलता है। इसके बाद टीचर से क्या है, डिसिप्लिन सीखता है, अच्छी आदतें सीखता है, मतलब पूरी जो नॉलेज है वो अपने टीचर है वहाँ से प्राप्त करता है। और इसके बाद है मीडिया, कि बच्चा फ़ोन के थ्रू कुछ देख रहा है, रेडियो पे कुछ सुन रहा है, या फिर टेलीविज़न के थ्रू कुछ भी चीज़ें हैं वो देख रहा है। अब जो बच्चे का सामाजिकरण है उसके अंदर ना दो तरह की जो एजेंसीज हम बोल सकते हैं उनको लिए गए हैं। एक है आपकी एक्टिव एजेंसी और एक होती है आपकी पैसिव, यानी कि सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय। सक्रिय तो क्या होती है कि जहाँ पर बच्चा एक्टिव होता है और बच्चे के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का, जैसे फैमिली है, फैमिली के अंदर बच्चा एक्टिव रहता है, ठीक है, और जो भी चीज़ें फैमिली में जैसा भी इन्वायरमेंट होगा, होम इन्वायरमेंट, वैसा ही बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम दोस्त ले लेते हैं, बच्चों के रिश्तेदार, स्कूल, ये सारे के सारे आपकी एक्टिव एजेंसी में आएगी। निष्क्रिय कौन सी है, जहाँ पर बच्चे पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बच्चे को ये तो पता है कि पुलिस स्टेशन है तो गलत काम करने पर पुलिस स्टेशन ले के जाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में पुलिस स्टेशन की जो रियलिटी है, मतलब बच्चे का इतना डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता जिन चीज़ों से, ठीक है, वो होती है पैसिव एजेंसी। अब हम देखते हैं कि जैसे कि जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अंदर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसके ऊपर इसके समर्थक कौन थे, एक्सपोनेंट कौन थे, तो जो जॉन डेवी हैं यूएसए के थे, इन्होंने सबसे पहले जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसके फेवर में बोला था। इसमें क्या है चाइल्ड सेंटर्ड में कि बच्चों की नीड क्या है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज़ और प्लान बनाया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाया जाए, उनके रचनात्मक, उनके सीखने की प्रवृत्ति है उसको जन्मजात बनाया जाए। ठीक है, लेकिन अगर भारत में बात करते हैं, जॉन डेवी तो क्योंकि बाहर के थे, फॉरेन के थे, अगर भारत में बात करते हैं तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका श्रेय गीजू भाई बधेका को जाता है। ये देखिए, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि भारत में अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो गीजू भाई बधेका को ये श्रेय जाता है। तो अब प्रगतिशील विद्यालय, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 1896 में खोले गए थे, जिसके अंदर प्रगतिशील है तो मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के किसको बोला गया है, जहाँ पर बच्चे करके सीखते हैं, यानी डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, इसके ऊपर फोकस रहेगा। जो बच्चा है वर्तमान जीवन से सीखे, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है बच्चे की उससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, ये आपकी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उससे रिलेटेड है। अब जैसे कि लर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे प्रगतिशील है जॉन डेवी है, इनका काफ़ी योगदान है, लेकिन ये यूएसए के साइकोलॉजिस्ट थे, इंडिया में दूसरे हैं, ठीक है। और इसके बाद लर्निंग क्या है, सीखने की बात कर रहे हैं तो सीखना क्या हमारे सोशल एक्टिविटी है, समाज से बच्चा सीखता है, साथ में क्या है एक्टिव, सक्रिय रहकर सीखता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम जैसे जॉन डेवी है उनका काफ़ी योगदान है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, तो किस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन करके सीखना है, चाइल्ड सेंटर्ड, तो हम इसको किस तरह से, इसमें क्या क्या उन्होंने 3 कंपोनेंट लिए हैं। तो जैसे जो जॉन डेवी हैं उन्होंने बोला है कि जो एजुकेशन है ना वो ट्राईपोलर है, कि इसके 3 ध्रुव हैं, एक ध्रुव पर टीचर है, एक पर स्टूडेंट है और एक पर कंटेंट है, सामग्री है या करिकुलम आप बोल सकते हैं, पाठ्यचर्या। तो जो स्टूडेंट है वो क्या है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड है, टीचर के ऊपर, क्योंकि उसको नॉलेज कहाँ से मिलेगी, टीचर से मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन की वजह है वो क्या है, करिकुलम,
क्योंकि करिकुलम सीखने के लिए ही तो स्टूडेंट है वो टीचर के पास जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट है, स्टूडेंट डिपेंडेंट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो इंटरव्यूइंग है, इन दोनों के बीच की कड़ी है। अब हम देखते हैं कि जो भाषा है, भाषा को किस तरह से हम सीख सकते हैं। तो भाषा है, भाषा के 3 रूप हैं। सबसे पहले मौखिक, ओरल जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हम बोलते हैं, ठीक है, स्पीकिंग। दूसरी लिखित, जहाँ पर लिखकर, और थर्ड है सांकेतिक, जिसको साइन लैंग्वेज बोलते हैं। अब भाषा है, भाषा को सीखने का क्रम क्या है। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले क्या है, बच्चा, छोटा बच्चा है घर पे आपके, सबसे पहले वो सुनता है, ठीक है। सुनने के बाद उसी को कॉपी करता है और बोलना सीखता है। बोलने के बाद क्या है, वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनको पढ़ता है और फिर उनको लिखना सीखता है। तो इस केस में जो क्रम है आपका भाषा को सीखने का वो क्या रहेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोंटेसरी के अनुसार, तो मोंटेसरी जी ने क्या बोला है कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, बोलता है, फिर लिखता है, बाद में पढ़ता है, ठीक है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग के दोनों आपके सेम है, लेकिन चेंज कहाँ आ रहा है, यहाँ पर तो क्या है, पहले पढ़ता है फिर लिखता है। लेकिन मोंटेसरी के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले बच्चा लिखता है और इसके बाद पढ़ता है, ठीक है। अब जैसे भाषा की ही बात आ गई है, तो जो भाषा है उसका जो जन्मजाता हम बोल सकते हैं वो चोम्स्की जी हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो चोम्स्की जी हैं, उन्होंने भाषा को सीखने के बारे में अपने जो विचार हैं वो प्रकट किए हैं कि भाषा है उसको हम किस तरह से सीखते हैं और कितने टाइप से आप जो भाषा के उसके रूप होते हैं। तो चोम्स्की हैं, उन्होंने क्या बोला कि भाषा को जन्मजात मानते हैं, कि जो बच्चा है उसको जो लैंग्वेज है वो स्टार्टिंग से ही आती है क्योंकि वो अपने परिवार में रहता है, ठीक है। और वहाँ से जैसे भी जिस तरह की लैंग्वेज घर में यूज़ की जाती है, बच्चा उसी तरह की लैंग्वेज है उसको सीखता है। तो अब भाषा है, लैंग्वेज है, उसके कितने रूप हैं, 4 आपके होते हैं, फोनियम, मोर्फोन, सिंटैक्स और सेमेटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोनियम क्या होता है कि जहाँ पर ध्वनि, किस जो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको बोला जाता है, ध्वनि को, ठीक है। तो फोनियम आपकी ध्वनि से रिलेटेड है। इसके बाद है मोर्फोन, रूपिम, जो कि शब्द बोले जाने वाला, ठीक है। तो शब्द का सबसे छोटा रूप क्या है, मोर्फिन। इसके बाद है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, अरेंजमेंट सेंटेंस की, कि कौन सा शब्द वाक्य में पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। भाषा के नियम की जहाँ पर बात होती है वो होता है आपका सिंटैक्स। और इसके बाद है आपका सेमेटिक। सेमेटिक मतलब मीनिंग, कि आपका जो वाक्य आपने बनाया है उसका सार्थक मीनिंग निकल रहा है या नहीं, ठीक है। तो भाषा के 4 हैं, फोनियम, मोर्फोन्स, सिंटैक्स और सेमेटिक। अब हम इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि जैसे आपके टेस्ट की बात करते हैं आप, इवेल्युएशन, तो CRT, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। CRT और NRT क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट तो कौन से होते हैं कि जिसके अंदर आपकी पहले से ना एक क्राइटेरिया आपका फिक्स कर दिया जाता है कि अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम में 33% मार्क्स ले लिए हैं तो आप क्वालिफाई हो, अदरवाइज़ आप फेल हो, ठीक है। तो जैसे आपका सीटेट का है, सीटेट में आपको 60% मार्क्स लेने होते हैं। आपके जो क्लासेस होती हैं, आपकी क्लासेस में आपको कितना है, 33% का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो जो आपके क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होते हैं वो होते हैं आपके क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं, जिसके अंदर आपकी क्या है, आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, जिसमें कि इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि अगर आपने 50% मार्क्स ले लिया तो आप पास हैं ही, जी नहीं। इसके अंदर मेरिट जाएगी कि जितने हाई स्कोर हैं, आपका अगर हाई स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज़ आप अनक्वालिफाइड रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरह के टेस्ट की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद है कि पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल है, जैसे बच्चे हैं ना, बच्चे की जैसे हम अचीवमेंट की हम फाइल बना लेते हैं, तो पोर्टफोलियो क्या है, उसी तरह से एक फाइल है जिसके अंदर किसी भी बालक है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी जीवन के सभी क्षेत्रों को क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। मतलब किसी भी बच्चे ने क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ थी, क्या क्या उसने अवार्ड्स वगैरह जीते हैं, क्या क्या उसकी कमियां रह गई हैं, वो सारी की सारी उन सारी उपलब्धियों का बोल सकते हैं हम, या फिर कमियां, उनका जो रिकॉर्ड होता है उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक टर्म है, ठीक है, क्योंकि समाज या समाज के अंदर बनाई गई है। 2 टाइप के जेंडर होते हैं आपके, जिसको बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पर डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है मेल और फीमेल की, ठीक है। तो अब जेंडर तो हमें पता है 2 टाइप के, मेल एंड फीमेल, लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, आपका क्वेश्चन आता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से कि लिंग रूढ़िबद्धता। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है कि जहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने
ये चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं कि लड़का है सिर्फ वही बाहर जाकर कमा सकता है, ठीक है। जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर का कार्य करने के लिए बनी हुई हैं। तो ये क्या है, ये है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। इसके बाद है आपका जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या होता है कि जहाँ पर पक्षपात किया जाता है कि जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, ठीक है। यहाँ पर पक्षपात किया जाता है वो आपकी जेंडर बायस कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल अगर आप लेके देखते हैं तो ये है कि आप जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करें। जैसे कि आप कैमरा मैन या कैमरा वुमेन कुछ भी ना बोल के आप क्या करें, कैमरा पर्सन, क्योंकि पर्सन में क्या है, दोनों हो सकते हैं, आपका मेल भी हो सकता है, आपका फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी है आपकी, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जो कि चंडीगढ़ PRT एग्ज़ाम की एक वीडियो है, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उसमें आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डोमेन आपका, और जो साइकोमोटर डोमेन है, तीनों डोमेन बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आप प्लीज़ ब्लूम टैक्सोनॉमी के लिए एक बार वो वीडियो जाकर देख लीजिए। बाकी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में इसमें बता देती हूँ कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है आपकी, वो 1956 में आई थी और BS ब्लूम ने दी थी, ठीक है। इसके अंदर 3 डोमेन की बात की गई है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ये जो कि आपकी लर्निंग के डोमेन होते हैं। जो कोग्निटिव है वो आपका मोस्टली मेंटल स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड होता है। अफेक्टिव जहाँ पर आपके इमोशंस, एटीट्यूड्स आ जाते हैं उससे रिलेटेड होता है, और साइकोमोटर आपकी फिजिकल जो स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कोग्निटिव डोमेन है, इसके अंदर किस तरह से आप प्रोसेसिंग करेंगे। जो आपकी स्टेप होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। पहले 1956 में दिया गया था, तब ये नाउन की फॉर्म में था, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया था वर्ब की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए आप वो वीडियो जाके देखें, उसके अंदर आपको बेटर समझ में आएगा। इसके बाद हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, उसके अंदर 3 लॉ हैं, 3 लॉ की बात की है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो प्राइमरी 3 ही लॉ हैं, वैसे इसके अंदर 5 लॉ की बात भी करते हैं, लेकिन जो अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो सिर्फ 3 ही लॉ हैं। तो ये थी आपकी आज की कंप्लीट CDP। इसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक थे सारे के सारे मैंने कवर किए हैं। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपका जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी का है तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर अलग से पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा मैटर डाला नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो बार बार एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थी हमारी आज की मैराथन। तो इसी तरह से और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपकी मैथ की, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इनकी जो पेडागोजी की क्लासेज हैं उनकी मैं इसी तरह से मैराथन क्लासेज लेके आऊँगी। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। सो ये वाली जो कंप्लीट PDF मैंने बना रखी है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से आपको ये पूरी की पूरी PDF है वो फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।